आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कॉलोनियल इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और बहुत सारे एक्ट्स और चार्टर जो ब्रिटिश ने पास किए, और इंडियन सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस और जुडिशरी का ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिटिश ने कैसे इंडियंस को सिविल सर्विसेज में हायर पोस्ट से एक्सक्लूड किया मतलब कि अलग रखा। पहला टॉपिक है हमारा अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इंडिया पर विजय ब्रिटिश के द्वारा 1856 में कंप्लीट कर ली थी। उनका मेन सिद्धांत प्रॉफिट कमाना था। इंडियंस के वेलफेयर के लिए कभी भी वो कंसर्न नहीं थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की अथॉरिटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स लगाए। तो चलिए हम वो एक्ट्स देख लेते हैं। हम पहला एक्ट देखते हैं जो कि है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स मीन्स मामले को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लगाया। इस एक्ट के मेन प्रोविजंस हैं, ब्रिटिश ने रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस बनाए। यहाँ पर प्रोविजंस का मीनिंग है रूल्स या नियम। पहला प्रोविज़न है, बंगाल के जो गवर्नर थे अब गवर्नर जनरल की पोजीशन में आ गए थे। सेकंड पॉइंट है, गवर्नर जनरल को एक काउंसिल असिस्ट करेगी और उस काउंसिल में 4 मेंबर्स होंगे और गवर्नर जनरल को मेजॉरिटी मेंबर्स का डिसीजन मानना होगा। नेक्स्ट प्रोविज़न है, कलकत्ता में प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसका मतलब है कि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। हालांकि ये रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में फेल हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल और काउंसिल की पावर्स को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था। नेक्स्ट हमारा एक्ट है द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थीं उन्हें रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई का मीनिंग होता है सुधारना। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ। इसके प्रोविजंस हैं, 6 कैबिनेट मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर्म हुआ जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए और 4 प्राइवी काउंसलर्स स्टेट के इंडिया के लिए होंगे। प्राइवी मीनिंग गुप्त काउंसलर्स होंगे। नेक्स्ट प्रोविज़न है बोर्ड के पास गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का पावर होगा। नेक्स्ट प्रोविज़न है, गवर्नर जनरल को बोर्ड से परमिशन लेनी होगी कोई भी ट्रीटी करने से पहले या किसी नेटिव किंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने से पहले। हालांकि ये नया एक्ट कंपनी के बिजनेस एस्पेक्ट के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाया, पर इसने कंट्री में चेक और बैलेंस का सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि 1858 तक चला। नेक्स्ट एक्ट है हमारा द चार्टर्स एक्ट, द चार्टर एक्ट्स। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी। मोनोपोली मतलब एक अथॉरिटी का चलना, और सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स को, मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, को इंडियन ट्रेड खोल दिया। इस एक्ट ने इंडिया में कंपनी की टेरिटरी के ऊपर ब्रिटिश क्वीन की सोवर्निटी रख दी। सोवर्निटी
का मतलब होता है जब एक स्टेट की अथॉरिटी दूसरे स्टेट को गवर्न करे। गवर्न का मीनिंग होता है चलाए। 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी की मोनोपोली को टी ट्रेड में या चाय की ट्रेडिंग में इंडिया के साथ एंड कर देती है, या हम कह सकते हैं कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। इंडिया और चाइना के साथ जनरल ट्रेड स्टार्ट हो गया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की प्रेसिडेंसीज गवर्नर जनरल के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 4 मेन पिलर्स हैं, इसके मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला है सिविल सर्विसेज, दूसरा आर्मी, तीसरा पुलिस और चौथा है जुडिशरी। तो हम पहला पिलर देखते हैं सिविल सर्विस। तो हम स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस। इंडिया में सिविल सर्विस के फाउंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की कमर्शियल और रेवेन्यू ब्रांचेस सेपरेट करी। इन्होंने प्रेजेंट्स को बैन करा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लेते थे, और उसके बदले में अच्छी सैलरी अरेंज करी उनके लिए। स्टार्टिंग में सिविल सर्विस में वही लोग एंटर कर पाते थे जिसे कंपनी के डायरेक्टर नॉमिनेट करते थे। इंडियंस को सिविल सर्विस में एंट्री नहीं थी। जबकि 1793 में एक रूल बनाया गया कि एक इंडियन एम्प्लॉय को 500 यूरोज़ या फिर उससे ज़्यादा की सैलरी वाली पोस्ट नहीं देंगे। 1853 का चार्टर एक्ट एक सिस्टम लाया कि ओपन कंपटीशन होगा एग्ज़ाम के थ्रू। हालांकि कंपनी के इंडियन एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता रहा सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, जो बहुत लंबा चला। नेक्स्ट पिलर है हमारा आर्मी। कंपनी की आर्मी ज़्यादातर इंडियन सिपाहीज थे। ब्रिटिश टेरिटरी एक्सपेंशन के साथ कंपनी की आर्मी एक्सटेंड हुई। जब तक इंडिया पर विजय प्राप्त की तब तक 2 लाख इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट हो गए थे, मतलब कि भर्ती हो गए थे। कंपनी के सिपाही को लेटेस्ट जो आर्म्स आई हैं उनका यूज़ करना सिखाया। इंडियन रूलर्स के ऊपर अपनी होल्ड की सक्सेस से कंपनी ने आर्मी में और रिक्रूटमेंट करे। हालांकि इन सोल्जर्स के पास प्रमोशन के बहुत सारे रास्ते नहीं थे। नेक्स्ट पिलर है हमारा पुलिस। लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश को एक रेगुलर पुलिस फोर्स की ज़रूरत थी। पुलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग और मेटिकुलस बनी लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में। 1791 में कलकत्ता के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट सिटीज़ कोतवाल के चार्ज में थी। दरोगा थाना के इंचार्ज थे या डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न के इंचार्ज थी। विलेज पुलिसमैन चौकीदार बनता था। आर्मी की तरह ही हायर पोस्ट के लिए सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही होते थे एलिजिबल। नेक्स्ट पिलर है हमारा जुडिशरी। इंडिया में लोग अपने कस्टम और ट्रेडिशन के अनुसार लॉ फॉलो करते थे। जब ब्रिटिश नहीं आई थी, जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया तो लॉ फॉलो करने के लिए जुडिशरी आई। 1793 में बंगाल रेगुलेशन आया, जहां कुछ पुराने ट्रेडिशन और कस्टम हिंदू और मुस्लिम दोनों के कस्टम्स और ट्रेडिशन को लॉ के फॉर्म में लिखा गया। जब वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तब जुडिशियल सिस्टम का प्रॉपर शेप दिया गया। सिविल कोर्ट के साथ साथ क्रिमिनल कोर्ट भी सेटअप हुए। लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ। लॉ का प्रिंसिपल रूल बना कि इंडिया का
हर एक सिटीज़न इक्वली ट्रीट होगा, वो किसी भी कास्ट या क्रीड का होगा तो भी इक्वली ट्रीट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक नोटिसेबल फीचर है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेस से इंडियंस हमेशा गायब रहे, मतलब कभी भी इंडियंस को रिस्पॉन्सिबल ऑफिस में नहीं रखा गया। उन्हें हमेशा दरोगा, चौकीदार और सिपाही बनाया गया, और ये ऐसा इसलिए था कि ब्रिटिश मानते थे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिश आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिस पर बेस्ड है, इसीलिए इसे इंग्लिशमैन ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं।